दोस्तों, मैं नवनीत दुबे स्वागत करता हूं साइड न्यूज़ में आपका। दोस्तों, एक मुलाकात के क्रम में इस बार हम आपकी मुलाकात नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के संयोजक श्री मनीष शर्मा जी से करवाने जा रहे हैं। आइए मिलते हैं मनीष शर्मा। मनीष जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आप सभी। मनीष जी, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच से आप कब जुड़े और किस उद्देश्य से जुड़े? वर्ष 2009 में मैंने सबसे पहले नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच को ज्वाइन किया था और आज लगभग 11 साल हो जाएंगे जून में। और मेरा मुख्य उद्देश्य था कि मैं जो छोटी छोटी समाज सेवाएं करता था उसको एक बड़े रूप में करने की इच्छा थी मेरी कि कैसे अधिक से अधिक लोगों को मैं लाभ पहुंचा सकूं। मैं छोटे छोटे स्तर पे करता रहता था। तो फिर मुझे किसी ने सुझाया कि डॉक्टर पीजी नाच पांडे जी के साथ जाके आप अगर मिलेंगे और काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और मैं उनका समाचार पत्रों में पढ़ता रहता था। दूध के आंदोलन में मैं उस समय कॉलेज में था, मैंने उसमें भाग लिया था जब वो 92 में हुआ था। फिर मैंने इस नागरिक उपभोक्ता मंच को ज्वाइन किया और आज तक मैं 11 वर्ष से लगातार अनवरत उसमें कार्य कर रहा हूँ। अभी तक किन किन मुद्दों पे आप जनहित की आवाज़ मुखर कर चुके हैं? देखिए, हर तरह से आवाज़ उठाई है, सड़क से लेकर अधिकारियों से मिलने लेकर आंदोलन से लेकर जेल जाने से लेकर याचिकाएं तक, सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं लगाई। जैसे दूध के मुद्दे पर हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। इसके बाद निजी स्कूलों की फ़ीस को लेकर हम लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है 11 साल, और आज वो कानून के रूप में परिवर्तित हुई और सफल हुई है। इसके अलावा लगभग मेरे द्वारा 28 जनहित याचिकाएँ लगाई हुई हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, माननीय उच्च न्यायालय में और प्रिंसिपल बेंच एनजीटी की जो दिल्ली में उसमें, और अभी एक हमारा मामला दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा हो, चाहे फिर वो पॉलीथीन बैन करने को लेकर हमारी लड़ाई रही हो, या फिर ई वेस्ट। पूरे देश में हमने सबसे पहली बार ई वेस्ट की आवाज़ उठाई थी और लोगों के सामने लेकर आए थे कि ई वेस्ट क्या होता है, और उसकी हमने याचिका लगाकर कानून लागू करवाया था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ये कानून लागू हुआ और आज की तारीख में पूरे देश में लागू हुआ। पॉलीथीन वेस्ट को हमने बैन करवाया है, आपने देखा होगा सरकार ने पॉलीथीन बैन की। चाहे फिर वो बिजली का मुद्दा हो या फिर आपके गैस का मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, हमने बहुत सारे मामले में बहुत सारे आंदोलन किए हैं, बहुत सारे हमने प्रदर्शन किए हैं, ज्ञापन दिए हैं और बहुत सारी जनहित याचिकाएं दायर की। अच्छा मनीष जी, जनहित और जनसेवा तो राजनीतिक दलों के माध्यम से भी की जाती है, फिर ऐसे में राजनीतिक दलों को दरकिनार कर आपने नागरिक उपभोक्ता मंच को ही क्यों चुना? देखिए, सबसे सीधी सी बात है, किसी भी राजनीतिक पार्टी में यदि आप जाते हैं तो आप अपने जो सुपीरियर लोग होते हैं, जो वरिष्ठ लोग होते हैं, उनके निर्देशों पर बंध जाते हैं, क्योंकि हर पार्टी की एक गाइडलाइन होती है। आपको उस गाइडलाइन के अनुसार काम करना होता है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि वास्तविक तौर पर जनहित हो रहा है या नहीं हो रहा। गाइडलाइन को पालन करना ज़रूरी है। इसी कारण से मैंने एक स्वतंत्र मंच देखा जो निष्पक्ष हो, किसी राजनीतिक ग्रुप से ना जुड़ा हुआ हो और जो स्वतंत्र तौर पे काम करने के लिए दे सकता हो। तो मुझे ये चीज़ नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक में नज़र आई और मैंने किसी राजनीतिक पार्टी को उस समय ज्वाइन नहीं किया था। चलिए, बात राजनीति की आई तो थोड़ा राजनीतिक पहलू पे भी जाते हैं। कांग्रेस की सरकार में संस्कारधानी जबलपुर से 2 कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन वर्तमान में प्रदेश में भाजपा की शिवराज सरकार है, एक भी मंत्री नहीं है। कारण? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि महाकौशल क्षेत्र की अपेक्षा तो लंबे समय से होती आई है। जब से 1956 से हमारा मध्य प्रदेश सरकार राज्य का गठन हुआ है, तब से कहीं ना कहीं महाकौशल की अपेक्षा चालू हो गई थी और आज भी ये अनवरत जारी है। इसी क्रम में खासकर बीजेपी के शासन क्रम में ये चीज़ देखने में आती है हमेशा कि यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती कैबिनेट को, और दी भी जाती तो यदाकदा 1-2 मंत्री बना दिए जाते हैं, वो भी शायद कठपुतली होते हैं। और कांग्रेस गवर्नमेंट 2 मंत्री दिए थे, अच्छी बात है। लंबे समय बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट देखी थी, 2 मंत्री देखे थे शहर को, क्योंकि हमने इसके पहले 2 मंत्री बहुत कम देखे थे। आज की स्थिति ये है कि फिर वही उपेक्षा का शिकार हो गया महाकौशल क्षेत्र, और यहाँ पर उसको राजनीतिक तौर पर भी पिछड़ापन सामने स्पष्ट नज़र आया है कि ये भी राजनीतिक तौर पर इच्छा शक्ति की कमी यहाँ के नेताओं में, राजनेताओं में, जो अपनी दबंगताएँ वहाँ नहीं दिखा पाते और जो राज्य सरकार है वो उनको उपेक्षित करती है। और आज इसका स्पष्ट प्रमाण देखने मिला, एक भी मंत्री यहाँ पर नहीं है। एक समय जबलपुर तत्कालीन सत्ताधीशों की एक उपलब्धि बताई जाती थी कि महानगर बन गया। वर्तमान में स्मार्ट सिटी है, करोड़ों रुपए विकास कार्य के नाम पे खर्च हुए हैं। आप स्मार्ट सिटी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, संस्कारधानी बनाया गया था, महानगर तो ये कभी घोषित हुआ नहीं है और अभी उसने क्राइटेरिया भी पूरा नहीं किया है, थोड़ा सा कमी है इसलिए। हाँ, स्मार्ट सिटी ज़रूर इसको बनाया था। जब शुरू की 7 स्मार्ट सिटी बनी थी इंडिया में, उसमें जबलपुर का नाम था। सवाल ये उठता है कि स्मार्ट सिटी के जो कॉन्सेप्ट है जबलपुर में, वो उतने क्लियर नहीं है जैसे होना चाहिए। जो विकास स्मार्ट सिटी का मिलना चाहिए, जैसे हम देखते हैं बाहर स्वीडन वगैरह में स्मार्ट सिटी डेवलप हुई, उनके हम जब वीडियो देखते हैं और हम यहाँ की देखते हैं तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। एक नॉर्मल यहाँ पर डेवलपमेंट है और उसको स्मार्ट का रूप देने की कोशिश की जा रही है।
तो यहाँ पर जो चुनाव हुआ है जबलपुर का, बहुत अच्छी बात है। काफ़ी फंड भी आ चुका है, अरबों रुपए आ चुके हैं, लेकिन उसका सदुपयोग यहाँ प्रॉपर तरीके से किया नहीं जा रहा है। जो आम जनता को लाभप्रद होना चाहिए वो ना करके मनमर्जी के निर्माण किए जा रहे हैं, जो उनके मन में आता है वो कर देते हैं। चर्चा है कि आप भी महापौर पद की दावेदारी कर रहे हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? मैं बताना चाहूँगा आपको कि शायद मैं पहला खुशनसीब व्यक्ति हूँ शहर का कि आम जनता ने मुझसे, बहुत लोगों ने मुझसे कहा, सैकड़ों हज़ारों लोगों ने, कि आपके जैसा, इवन मुझे सरकारी कर्मचारी अधिकारी कह चुके कि आपके जैसा महापौर हो तो शायद वो काम करेंगे। निगम के अधिकारी कर्मचारी कह चुके आप जैसा महापौर आएगा तो हम काम कर पाएंगे। और हमारे साथियों ने और जनता ने मुझसे बार बार कहा है कि आप क्यों नहीं लड़ते। तो इसी के संबंध में हमने एक सोशल मीडिया में लोगों से प्रश्न उठाया था कि क्या मेरे जैसे व्यक्ति को आप चुनना पसंद करेंगे जो काम करना जानता है, राजनीति करना नहीं जानता। पृथक महाकौशल राज्य, जिसके आप संगठन के संयोजक भी हैं, पृथक महाकौशल राज्य की मांग आखिर क्यों उठाई जा रही है? सीधी सी बात है, आपने जो पहले प्रश्न किया था कि महाकौशल की उपेक्षा के कारण यहाँ मंत्री नहीं, ये सब नहीं बने, उसका ही एक बहुत बड़ा सामने हमने जब प्रत्यक्ष उदाहरण देखा कि किस तरीके से लगातार पिछड़ता जा रहा है मध्य प्रदेश। चाहे अब वो राजनीतिक दृष्टिकोण पर हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण पर हो, चाहे व्यवसायिक हो या औद्योगिक हो, शैक्षणिक हो या चिकित्सा के मामले में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। जब ये सारी चीज़ें देखी तो ऐसा लगा कि जो पृथक छोटे राज्य बनते हैं जैसे छत्तीसगढ़, वो काफ़ी डेवलप हो गया है। तो क्यों ना इधर भी एक महाकौशल, जो कि लंबे समय से मांग चल रही थी, 1956 से ये मांग चल रही थी कि महाकौशल राज्य का गठन होना चाहिए, हमने फिर से उसको शुरू किया है कि क्यों ना महाकौशल की राज्य की गठन की जाए, जिसमें यहाँ के लोगों को भी सुअवसर मिल सके, जैसा मालवा या भोपाल या उधर के लोगों को विकास के अवसर देखने मिल रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो अभिनव प्रयास है साइड लुक का, ये बहुत सराहनीय है, क्योंकि हमारे जैसे लोग बहुत छोटे स्तर के होते हैं, नेता तो होते नहीं हैं, इसलिए जल्दी हाईलाइट नहीं किए जाते। आप ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जैसे लोगों को सामने ला रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा आम जनता से कि आप एक बार ज़रा शहर के उन समाज सेवियों को आगे लाकर देखिए जो निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा कर रहे हैं। कभी आप उनको जनप्रतिनिधि बनाकर देखिए, एक बार मौका देकर देखिए, हो सकता है आपको वो सब मिल जाए जो आप सोचते हैं। मनीष जी, साइड लुक से चर्चा करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक मुलाकात के क्रम में इस बार हमने आपकी मुलाकात नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के संयोजक मनीष शर्मा से करवाई। मुलाकात के इसी क्रम को बढ़ाते हुए हम फिर किसी व्यक्ति विशेष से आपकी मुलाकात करवाएंगे। सहयोगी सत्यजीत यादव के साथ मैं नवनीत दुबे।